2026 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। दक्षिण में 2 राज्यों केरल और तमिलनाडु और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में चुनाव भी इस दौरान है। सभी राज्यों के स्थानीय मुद्दे मुंह खोले खड़े हैं। वहीं केरल के सामने आर्थिक अस्थिरता, बढ़ता सार्वजनिक ऋण और युवाओं का पलायन जैसे गहरे संकट हैं। सिल्वर लाइन जैसी परियोजनाओं पर यहां बहस छिड़ी है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी घाट का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां भी वास्तविक धरातल पर खड़ी हैं। इन सभी ज्वलंत मुद्दों के बीच आज प्रधानमंत्री ने केरल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उनका यह दौरा मिशन केरल 2026 के लिए बीजेपी का पहला कदम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। बीजेपी ने केरल असेंबली इलेक्शन 2026 के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के लिए दक्षिण राज्यों पर विजय बहुत अहम है। इसकी बुनियाद दिसंबर 2025 में केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा की ऐतिहासिक जीत से पड़ गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे केरल की राजनीति के लिए एक निर्णायक क्षण बताया था। उन्होंने कहा था कि तिरुवनंतपुरम की यह जीत विकसित केरल के संकल्प की जीत है और यह राज्य में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है जो आगामी 2026 विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेगी। वामपंथ के 45 साल पुराने गढ़ को ढहाकर बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। बीजेपी साउथ मिशन के लिए केरला को विकास द्वार के तौर पर देख रही है, जिसके तहत 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम तांबरम, नागरकोइल मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम चरलापल्ली और एक नई पैसेंजर ट्रेन की सौगात अहम है। अमित शाह ने भी 11 जनवरी 2026 को मिशन केरलम 2026 लॉन्च कर एक नारा दिया था, जो कभी नहीं बदला वह अब बदलेगा। इस दौरान मिशन केरल 2026 के लिए उन्होंने 3 सूत्रीय एजेंडा विकसित केरल, सुरक्षित केरल और आस्था का संरक्षण दिया था। अब यह देखना जरूरी है कि उनका इशारा सत्ता पाने तक ही सीमित है या वहां के वास्तविक मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का भी है। भाजपा के मिशन साउथ के तहत तमिलनाडु और केरल का चुनाव पहला पायदान है। दक्षिण भारतीय राज्य भारत की जीडीपी में लगभग 31% का योगदान देते हैं। भाजपा अपनी विकासवादी राजनीति के जरिए इन समृद्ध राज्यों में अपनी पकड़ बनाना चाहती है ताकि राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों में उसकी पकड़ और मजबूत हो। वहीं देश में निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन भी 2026 में होना है। जनसंख्या के आधार पर होने वाले इस बदलाव से उत्तर और दक्षिण के बीच सीटों का संतुलन बदल सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने दक्षिण के राज्यों का भरोसा जीतने के लिए उनके हितों का ध्यान रखने की बात कही है। पार्टी ने राज्य की 140 सीटों में से ऐसी 10 से 15 सीटों की पहचान की है जहां उसका वोट शेयर 30% से अधिक रहा है। इन सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों को प्रभारी बनाकर माइक्रो मैनेजमेंट के लिए तैनात किया गया है। भाजपा केरल में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन को भी प्राथमिकता दे रही है, जिसके तहत साबू एम जैकब की पार्टी 2020 का एनडीए में शामिल होना एक बड़ा रणनीतिक कदम है। भाजपा ने सप्तऋषि मॉडल को केरल के हर बूथ पर लागू किया है। पार्टी का लक्ष्य हर बूथ पर कम से कम 25% वोट शेयर सुनिश्चित करना है। भाजपा अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा को दक्षिण की द्रविड़ राजनीति और वामपंथी विचारधारा के विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत भाजपा ईसाई समुदायों को साधने के लिए स्नेह यात्रा जैसे कार्यक्रमों का उपयोग कर रही है। साथ ही सबरीमाला और अन्य मंदिरों के प्रबंधन के मुद्दों को उठाकर बहुसंख्यक मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी दिखती है। पार्टी आस्था के संरक्षण को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर वामपंथी विचारधारा के खिलाफ एक सांस्कृतिक मोर्चा तैयार कर रही है। वहीं केरल के 2 प्रभावशाली हिंदू संगठनों एनएसएस नायर और एसएनडीपी इझावा के बीच बढ़ती नजदीकी एक नया राजनीतिक मोड़ ला सकती है। केरल में 2026 के विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। राज्य का सार्वजनिक कर्ज 2025 के मध्य तक लगभग 4.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। कल्याणकारी पेंशन में देरी और राज्य की चरमराई अर्थव्यवस्था को विपक्ष सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार बना रहा है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी वजह से केरल की राजनीति फिलहाल भीतर भीतर सुलग रही है।
जिनमें तटीय क्षेत्रों में समुद्र के कटाव और मछुआरा समुदाय की सुरक्षा, बुजुर्गों और गरीब तबके को दी जाने वाली सोशल सिक्योरिटी पेंशन के भुगतान में देरी, मध्य केरल में रबड़ की कीमतों में गिरावट, मसालों के किसानों की दुर्दशा, वक्फ बोर्ड और मुनम्बम भूमि विवाद, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ब्रेन ड्रेन, पहाड़ी इलाकों में फसलों का नुकसान और किसानों की सुरक्षा सहित कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे आम जन के बीच भारी असंतोष है। दक्षिण भारत में भाजपा की विस्तारवादी नीति और पूर्वोत्तर एवं पूर्वी भारत में उसके गढ़ को बचाने की बड़ी चुनौती होगी। वहीं विपक्षी गठबंधन के लिए इन राज्यों में अपनी पकड़ बनाए रखना राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रासंगिकता के लिए अनिवार्य होगा। विधानसभा चुनाव महज सत्ता परिवर्तन का संघर्ष नहीं, बल्कि राज्यों के मॉडल की प्रासंगिकता और भविष्य की दिशा का एक निर्णायक मोड़ है। चुनावी चकाचौंध के बीच एक बुनियादी सवाल आज हर तरफ जस का तस खड़ा है। क्या इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का वास्तविक पक्ष मुख्यधारा में है या वह महज एक वोट बैंक बनकर बैक स्टेज पर धकेल दिया गया है? अक्सर पार्टियों के मैनिफेस्टो में फ्री बीज की होड़ तो दिखती है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी, कर्ज के संकट और पर्यावरण जैसे गहरे मुद्दों पर ठोस रोड मैप की कमी खलती है। चुनावों के दौरान रैलियों के शोर में आम आदमी की आवाज दब जाती है। जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर एक प्रभावी नीति का निर्माण और उनका वास्तविक क्रियान्वयन की तरफ दलों को सोचना होगा। नीतियां महज चुनाव जीतने का गणित नहीं, बल्कि उनके सफल क्रियान्वयन की चुनौती भी है। विकास और धरातल के बीच की खाई तभी मिटेगी जब मैनिफेस्टो से निकलकर वादे धरातल पर दिखेंगे। फिर मिलेंगे।